अगर ये अपीयर नहीं होते फिर क्या होगा मेडिकल बोर्ड के आगे? जब ये भी ना हो तो उसके बाद अदालत जाती है एब्सकॉन्डर वाली कैटेगरी में, जिसको कहते हैं इश्तिहारी कैटेगरी। वो जल्द अपीयर हो जाएंगे। जो लोग उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पुलिस को नहीं मिल पा रहे वो लोग, लेकिन कुछ सहाफ़ी उनके अगर इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो उनको इंटेरोगेशन में शामिल किया जा सकता है। फिर वो अपनी वीडियो याद आई जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि आप भी यहाँ और मैं भी यहाँ, और आप देखेंगे कि यही जो रिपोर्टर या जो ये एंकर हैं ये दोबारा इसी किस्म की जो है वो जर्नलिज्म करेंगे जिस जर्नलिज्म ना करने का इन्होंने हल्फ उठाया है कुरान के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 2000 केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स है, उसका आपसे जिक्र करना है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले हिस्से के अंदर हम ये बात करेंगे कि आज मेडिकल बोर्ड की पहली बैठक थी, पहली मुलाकात थी, और उस मुलाकात के अंदर अब तक की जो कार्रवाई हुई वो क्या हुई, और उसके अंदर वॉलंटरली पहुंचने का मौका था दुआ और ज़हीर के पास। अगर वो पहुंच जाते तो बड़ी जल्दी उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता जो वो चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचे? दाल में कुछ काला है, क्या काला है आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि अगर दुआ और ज़हीर अपीयर नहीं होते मेडिकल बोर्ड के आगे, या पुलिस उनको पेश नहीं कर पाती, या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो गायब हो चुके हैं, तो उनके साथ कानूनी क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा? क्या वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे? क्या उनके पास जो कुछ भी है वो जब्त कर लिया जाएगा, या इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा और उसके अंदर कुछ और यूट्यूबर्स को भी शामिल किया जाएगा? इस बारे में भी बात करेंगे। तीसरी बात हम ये करेंगे कि दुआ और ज़हीर ने एक और यूट्यूब का इंटरव्यू दिया, गालिबन उनका थर्ड जो है ये यूट्यूब का इंटरव्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर में इसका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म पर जाके वो ये इंटरव्यू दे रहे हैं वो ऑलरेडी मुतनाज़ प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या डिबेट करनी, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेडिकल बोर्ड 10 डॉक्टर्स पर मबनी है, वो आज बैठा। उस मेडिकल बोर्ड ने सबसे पहले बैठने से पहले नोटिस जारी किए। नोटिस उन्होंने जारी किया दोनों वकला को, यानी दुआ ज़हीर की जो वकील हैं उनको, और उन्होंने नोटिस जारी किया मेहदी काज़मी के वकील को। उन्होंने तीसरा नोटिस जारी किया जो इसके अंदर आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी सिंध पुलिस को, और उन्होंने कहा कि जी हम इस दिन इस तारीख को यहाँ पर बैठने लगे तो आप फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचिए। पहुँचने वालों के अंदर यहाँ पर मौजूद थे मेहदी काज़मी साहब और उनके वकील, और यहाँ पर पहुँचने वालों में मौजूद थे आईओ साहब, और जो थर्ड जिनके बारे में हम ख्याल कर रहे थे कि वो अपीयर नहीं होंगे, ऐसा ही हुआ कि वो अपीयर नहीं हुए, जबकि उनके पास ये मौका था कि वो चाहते तो यहाँ पर अपीयर होते, फौरी तौर पे कहते जी दुआ और ज़हीर भी जो है दे आर रेडी, आप हमें डेट दीजिए, वो अगले ही दिन की या सेम डे की डेट भी दे सकते थे और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। जब वो यहाँ पर नहीं पहुँचे तो ज़ाहिर बोर्ड ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी उसने कार्रवाई की। कार्रवाई के अंदर उन्होंने सबसे पहले मेहदी काज़मी से सवालात किए, और उन्होंने सवालात किए 2 चीज़ों के हवाले से। एक तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो अपने साथ लेके गए थे, उसका बे फॉर्म, उसकी जन्म पर्ची, उसकी वैक्सीनेशन कार्ड, जो भी उनके पास द लिस्ट गोज़ ऑन, वो उन्होंने उनके सामने रखे, क्योंकि उनको सामने रखते हुए डॉक्टर्स ने ये भी देखना है कि ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, जो हम असेस करने जा रहे हैं क्या वो इनसे मुमासलत रखता है या नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सो उन्होंने वो उनके सामने रखे। एक तो उन्होंने ये बात की मेहदी काज़मी साहब से विद द प्रेजेंस ऑफ देयर लॉयर जिब्रान नासिर। दूसरी उन्होंने बात की कि जो एक रवायती सवालात पूछे जाते हैं कि जी अच्छा बच्चे को बताइए कभी कोई मर्ज़ रहा, कोई बीमारी रही, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक रहा, कभी कोई गिरा, चोट लगी तो कहाँ लगी, कैसी लगी, कोई सर पर टांके लगे, कोई जिस्म पर टांके लगे, आई मीन दोज क्वेश्चंस जो उनको हेल्प कर सकें ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, और बाप की जो कही हुई बात है उसको वो उन तारीखों से और उस इंसिडेंट से या उस जिस्म पर लगी किसी चोट से रिलेट कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन थी मेहदी काज़मी साहब के पास, उन्होंने विद द प्रेजेंस ऑफ देयर लॉयर उनको दे दी, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन का आगे इस एग्जामिनेशन के अंदर खासा जो है वो हेल्प आउट होगी। ये तो उन्होंने मेहदी काज़मी साहब के साथ किया। फिर उन्होंने बुला लिया आईओ साहब को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे जिनका नाम है गालिबन शौकत अली साहब। शौकत अली साहब आए, उन्होंने कहा जी कहाँ है बच्ची? उन्होंने कहा जी मैंने तो बच्ची को ज़ाहिर है मेरे ज़िम्मेदारी है, हम एज्यूम कर रहे थे कि वो आ जाएंगे लेकिन वो नहीं आए, चुनाचे जो है वो मैं ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट इसकी फॉर्मल पुटअप कर चुका हूँ। अब उसका तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि जी तरीक़ाकार ये है, जो कि खैर सबको पता है कि सबसे पहले आईओ या कोई भी किसी सूबे का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसने किसी दूसरे सूबे के अंदर जाके कोई किसी को अरेस्ट करना है और उसको पेश करना है पकड़ के किसी अदालत के आगे, तो वो सबसे पहले होम डिपार्टमेंट को या वजारत दाखिला को लिखता है। वजारत दाखिला उसके बाद अगले प्रोविंस को नोटिफाई करती है, अगले प्रोविंस के अंदर जो प्रीवियस जिसने रिक्वेस्ट पुटअप की होती है, यानी
यानी आईओ साहब वज़ारत दाखिला पे जाएंगे, वज़ारत दाखिला या होम डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट पुटअप करेगा पंजाब को, फिर यहाँ से ये लोग मूव करेंगे पंजाब में, वहाँ पे जाके लड़की को अरेस्ट किए जाने के हवाले से, जिसको भी लाना है उसको लाए जाने के हवाले से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के बाद वो सेशन अदालत के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इजाज़तनामा लेंगे कि जी हम इसको इस प्रोविंस से उस प्रोविंस लेके जा रहे हैं, यानी जिसको हवालगी कहा जाता है, फिर उसकी हवालगी होगी। तो ये एक लीगल प्रोसेस है जिससे सारा गुजरते हुए पुलिस के जो लोग हैं ये काम करेंगे। अब सवाल जो हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि यार अगर ये पुलिस वाले मिले हुए हैं या पुलिस वाले नहीं चाहते या तफ्तीशी अफसर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डाउट्स हैं और उन डाउट्स को लेके तफ्तीशी अफसर अभी तक वही है जिसके ऊपर डाउट्स हैं, उन डाउट्स को लेके मेहदी काज़मी साहब और उनके वकील ने ऑलरेडी एप्लीकेशन पुटअप की और उन्होंने कहा कि इनको चेंज करें, ये सारे प्रेशर्स बेयर नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल ज़ाहिर उन्होंने एप्लीकेशन पुटअप किया है, वो अपनी जगह है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपनी जगह पर ही कायम है। चेंज हो ना हो, वो कब हो, वो खैर बात की बात है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि यार अगर ये अपीयर नहीं होते फिर क्या होगा मेडिकल बोर्ड के आगे, जो सोशल मीडिया पे भी बहस एक चल पड़ी है और कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे भी मैंने देखा इसके ऊपर बात हो रही है कि यार अगर वो मेडिकल बोर्ड के आगे नहीं आते, वो टाइम बारगेन कर लेते हैं कुछ, या वो चकमा दे देते हैं पुलिस, उनको फिर ढूंढने लग जाती है, दोनों सूबों की पुलिस पीछे पड़ जाती है, बंदे नहीं मिल पाते। सो क्या वो सारी एक्सरसाइज दोबारा होगी? तो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस सारे से अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि वो जल्द अपीयर हो जाएंगे और उनको अपीयर होना होगा, उनके पास और ऑप्शन या और रास्ता नहीं है। अगर वो अपीयर नहीं होंगे तो वो मसले में फंस जाएंगे और मसला बड़ा स्वेर होगा। सो दे हैव टू अपीयर। अब सवाल होता है कि भाई क्या मसला होगा, तो मैं आपको उसका वन लाइनर के अंदर बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो आईओ साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, वो लेके जाएंगे समन, यानी कि अदालत के अहकाम जो मजिस्ट्रेट साहब ने दिए हैं, वो जाके कहेंगे आफ्टर ऑल द अप्रूवल्स कि जी आपको अरेस्ट करने के या आपको अदालत में पेश करने के मेरे पास ये तहरीरी हुक्मनामा है। अगर वो आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो फिर वो उसी अदालत से रुजू करेंगे और वहाँ से लेंगे उसके बेलेबल अरेस्ट वारंट, यानी कि वो उनको अरेस्ट करेंगे, उनके पास इख्तियार होगा अरेस्ट करने का और अरेस्ट करके उनकी बेल करवा के वो उनको पेश कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जब बेलेबल अरेस्ट वारंट पे भी वो आईओ के या पुलिस के हाथ में ना आए तो फिर अदालत नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करती है कि आप उनको अब किसी तरह पकड़िए, ढूंढिए और उनकी ज़मानत भी नहीं होगी और उनको हमारे सामने पेश कीजिए। जब ये भी ना हो तो उसके बाद अदालत जाती है एब्सकॉन्डर वाली कैटेगरी में, जिसको कहते हैं इश्तिहारी कैटेगरी, यानी कोई भी शख्स वो अदालत या अदालत की वज़ा करदा किसी कमीशन के आगे या किसी बोर्ड के आगे पेश नहीं हो पा रहा तो वो काम कर रहा है जो मावराए अदालत है, आइन है, और वो काम कर रहा है जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में भी जा सकता है। यानी कि उनको अपीयर होना है, अगर वो नहीं अपीयर होंगे तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होंगे, अगर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर यानी कि इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है कि जी फ़लानी अदालत फ़लाने कमीशन या बोर्ड के आगे आपको इस मुकदमे या इस चीज़ की वजह से अपीयर होने के लिए कह रही है, आपको अपीयर होना है, आपको समन जारी किए गए, नोटिस भेजे गए, वारंट भेजे गए, लेकिन आप यू आर आउट ऑफ साइट, सो आपको यहाँ पे अपीयर होना होगा। सो इवेंचुअली आप अपीयर होते हैं। पुराने दौर में जब अखबारात बहुत ज़्यादा नहीं होते थे तो मनादी कराई जाती थी, मस्जिदों के अंदर ऐलान होता था, इश्तिहारात जो है वो मसाजिद के बाहर कहीं चस्पा कर दिए जाते थे या किसी ऐसी जगह पर लगा दिए जाते थे जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो ताकि लोगों तक वो मैसेज जा सके। खैर इस प्रोसेस के होने के बाद फिर उसको मफरूर, अदालतों से मफरूर जो है वो करार दे दिया जाता है। अगर इस पे भी वो बंदा सामने ना आए फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसके अंदर जिनको नोटिस गए होते हैं, जिस तरह दुआ है या जिस तरह ज़हीर है या उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं, अदालत चाहे जिसको भी तलब कर सकती है, तो उन लोगों की कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर एसेट्स जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके अंदर उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी या उनके नाम पे कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, उनका कोई बैंक बैलेंस है, उसको कॉन्फिस्केट यानी कि उसको कब्जे में ले लिया जाता है। यानी कि आपके गिर्द हर जगह से घेरा तंग कर दिया जाता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़ाहिर है बन जाता है, आपको अपीयर होना पड़ता है, आप किसी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप कहीं पर आज़ादाना तरीके से घूम नहीं सकते, आपका कहीं पे चलान होगा तो सीआर जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर आप आ जाएंगे। आई मीन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ दैट प्लेस। अब ये मैंने इसलिए सारी कहानी सुनाई ताकि आपके इल्म में हो कि उनके पास अपीयर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो इस केस के अंदर और इस नौयत के केस के अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी एक बहुत मुश्किल सी सिचुएशन के अंदर आए हुए हैं। ये उन्होंने कर लिया तो ज़ाहिर है वो और ज़्यादा इसके अंदर गड़े जाएंगे। तो वो लोग जो परेशान हो रहे थे, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लोग रब्ता कर रहे थे कि जी मुझे लगता है वो अपीयर नहीं होंगे और वो भाग जाएंगे। वो ये ज़रूर हो सकता है कुछ टाइम बारगेन कर लें, और इस टाइम के अंदर मैं कोई टाइम ब्रैकेट नहीं दे सकता, मैक्सिमम मैं अज्यूम करता हूँ कि महीना या 2 जैसे लग सकते हैं अगर वो बहुत इसको खींचना चाहें। वरना आई
अंडरस्टैंड कि ये मामला जो मेडिकल बोर्ड वाला है ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा, ये भी एट स्ट्रेच में बता रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुमकिन है इसी हफ्ते के अंदर इसके अंदर आपको डेवलपमेंट नज़र आ जाए और ये अपीयर हो जाए। सो इस हवाले से आप परेशान मत होइए। अगली चीज़ वो ये है कि अब जब आप अदालत कंटेम्प्ट का जिक्र करते हैं, आप अपीयर हो रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, आप लाहौर के अंदर मौजूद हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, या उसके सबर्ब्स के अंदर मौजूद हैं, और आप अदालत के अंदर या अदालत के बनाए कमीशन या मेडिकल बोर्ड के आगे जो भी फॉर्म करती है, किसी को हिदायत देती है, उसके आगे अपीयर नहीं होते। तो इसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी अदालत में कर सकती है, जिसमें अदालत ये उनको कह सकती है कि यू आर नॉट अपीयरिंग वेयर एवर यू आर रिक्वायर्ड बट यू आर अपीयरिंग वेयर यू आर नॉट रिक्वायर्ड। सो आप उस ज़ुमरे में भी जा सकते हैं, और जो लोग उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पुलिस को नहीं मिल पा रहे वो लोग, लेकिन कुछ सहाफ़ी उनके अगर इंटरव्यूज़ कर रहे थे या कर रहे होंगे तो उनको इंटेरोगेशन में शामिल किया जा सकता है फॉर फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, कि जी आप हमें फैक्ट्स बताएं, कहाँ पे गए, किससे मिले, वो किस जगह पर मौजूद थे, उनके रब्ता नंबर कौन से हैं। आई मीन दे वुड वांट टू रीच दैट पर्सन, और आप ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप ही के ज़रिए वहाँ पर जाना मकसूद है, आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है, और वो इन्वेस्टिगेशन किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है। खैर, आखिरी चीज़ जो हमारा आज का तीसरा मौजू है, वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था, वो ये है कि ज़ुनैरा माहम साहिबा ने इंटरव्यू किया है एक और लाइव स्ट्रीम उन्होंने किया है। मुझे वैसे जब जिक्र होने लग गया जी कि एडिटेड नहीं चलना चाहिए, लाइव स्ट्रीम चलनी चाहिए, तो मुझे तब भी चीज़ समझ नहीं है कि यार ये लाइव स्ट्रीम चले या एडिटेड चले। आई मीन आप कान यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, यार एक ही बात है, या हाथ घुमा के कान पकड़ लें, वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। अब जो उन्होंने इंटरव्यू किया, मैं अब उस इंटरव्यू के मंदरजात पर क्या बात करूँ, मतलब वो तो बच्चा जो भी दुआ दारा का केस जानता है या समझता है, या जो ज़ुनैरा माहम साहिबा की जर्नलिज्म को देख रहा है वो जानता है कि ये सारा मंजन जो बिक रहा है ये क्या बिक रहा है, या जो सारे सवाल किए जा रहे हैं क्या किए जा रहे हैं। आई मीन उसके मेकअप से लेके उसके फिर माँ बाप को कॉर्नर करने से लेके, और इसके अलावा इसके इंटरव्यू के अंदर मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी। मैंने उसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखा कि यार शायद मेरी गलती हो गई, और मुझे फिर वो अपनी वीडियो याद आई जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि आप भी यहाँ और मैं भी यहाँ, और आप देखेंगे कि यही जो रिपोर्टर या जो ये एंकर हैं ये दोबारा इसी किस्म की जो है वो जर्नलिज़म करेंगे जिस जर्नलिज़म ना करने का इन्होंने हल्फ उठाया है कुरान के ऊपर। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पीछे क्या चीज़ें बाकी रह जाती हैं। सवाल जो उस बच्ची से, वो जो साथ उसका मुबैना एक शौहर बैठा हुआ है, उससे करने चाहिए थे, उनमें पहला सवाल ये करना चाहिए था कि अदालत ने आपको तलब किया है मेडिकल बोर्ड के आगे। आप लोग कहते हैं, बल्कि वो ऑन कैमरा भी कह चुकी, मेरी उम्र 17 साल है, तो भाई फिर इंतज़ार किस बात का है? आप 1 सेकंड लगाइए और फौरी तौर पे वहाँ पे हाज़िर हो जाइए। आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपके हक़ में तो बड़ा कुछ चला जाएगा। आपके फिर वाले साहब जाने और वकील जाने, वो उसको एक और ग्राउंड के ऊपर बैटल को दोबारा शुरू कर देंगे और लड़ने की केस को कोशिश करेंगे। आप तो जाके क्लीन चिट लीजिए, आपने इसके हवाले से कोई सवाल नहीं किया, होना चाहिए था। इस पर बात ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पुलिस को हिदायत दी हैं अदालत ने, मजिस्ट्रेट साहब ने, और पुलिस को कहा है कि री इन्वेस्टिगेट करें सारे केस को। इस सारी री इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आप ज़हीर, आपके घर वाले कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं या आप तैयार नहीं हैं? कोऑपरेट से मुराद ये है कि पूछ पड़ताल होगी, रिश्तेदारों को अरेस्ट भी किया जा सकता है, छापे हो सकते हैं, पुलिस ने ज़रा इन्वेस्टिगेट करना है, अदालत का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो आर यू गाइस प्रिपेयर्ड? सवाल नहीं था, सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, नज़र आ रहा है, करोड़ों लोगों का दिल दुखा है। इतने करोड़ों लोगों का माँ बाप का दिल दुखाने के बाद आप अपना दिल किस तरह सुखी रख सकते हैं, वो हमें गुर बताइए। ये सवाल बनता था मेरे ख्याल से। थोड़ा एथिकल चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। आपको चाहिए था आप ये सवाल करती कि अगर आपकी उम्र 16 साल से कम बोर्ड साबित कर देता है, वो कहता है कि इस बच्ची की उम्र 16 साल से कम है, 14 साल है या 15 साल है, तो उस सूरत में आपके ऊपर जो जिब्रान नासिर केस लड़ रहे हैं, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, वो लड़ रहे हैं अबडक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट और किडनैपिंग। आपके ऊपर किडनैपिंग का, एबडक्शन का और सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगेगा जनाब ज़हीर साहब। ये आप जहन में रखिए कि अगर बोर्ड ने उसकी उम्र 16 साल से कम कह दी तो आपको इन चार्जेस में सज़ाएं होंगी, और आपके साथ जो आपके सहूलतकार यानी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसी के अंदर ही जाएंगे। तो आपको सवाल करना चाहिए था जो हमारी इंटरव्यूअर वहाँ पर मौजूद थी ज़हीर से या दुआ से, कि इस बारे में बताइए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। खैर नहीं सवाल किया गया। फिर वही एक बात कि ज़हीर काम तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी कोई काम काज नहीं कर रहा। वो एक मुबैना मोहब्बत कर और एक मुबैना शौहर बना हुआ है, एक बच्ची का, एक कम सिन का, तो वो दाल रोटी कहाँ से चला रहा है भाई? उसकी कोई इनकम के हवाले से हमें बताइए कि आजकल उसका ख़र्चा कौन कहाँ कैसे चला रहा है।
ये बताइए कि इस केस के ऊपर इस वक्त पैसे कौन लगा रहा है, तो इस सारे फाइनेंस को किस तरह रन किया जा रहा है, इससे जुड़े और बहुत सारे सवाल हैं। मिसाल के तौर पे उसी इंटरव्यू के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर, वो ये कहती है बच्ची दुआ ज़ारा कि जी मैं जब पहुंची सुबह के 8 बजे हुए थे, तो आप पूछिए दुआ से कि दुआ बेटे आप जब वहाँ से निकले तो आपने बताया कि सुबह 10 या 11 बजे का टाइम था, और मैं जब पहुँची तो सुबह 8 बजे का या 8:30 बजे के करीब का टाइम था। तो आप सारी रात भी ट्रैवल करती रहीं और आप सारा दिन भी ट्रैवल करती रहीं। आप कहाँ से किस मुल्क जा रही थी? आप तो एक शहर से दूसरे शहर, बेशक एक कोने से दूसरे कोने में आप जा रही थी, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 12 से 14 या चले 15 घंटे भी लग जाते हैं। आपने जो अपना सफ़र बनाया वो तो उससे कहीं ज़्यादा बन चुका है। तो आपने रात सारी ट्रैवल करते रहे, कहाँ पे स्टे किया, नहीं किया, किस किस जगह से गुजरे, कितनी दफ़ा फ्यूल भराया? आई मीन देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो उसने सफ़र किया फ्रॉम कराची टू लाहौर, जिसके ऊपर दो चीज़ें हैं और बड़ी अहम चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा वो इंटरव्यू जिसके अंदर इस लड़की ने, दुआ ज़हरा ने कहा, और उसके अंदर ज़हीर भी मौजूद था, और ज़हीर ने कहा कि मुझे नहीं पता लगा, मैं सो रहा था, मुझे सुबह फ़ोन आया या इसने किसी से वो टैब लिया था, उसमें सिम डाली बकॉल इस लड़की के, और उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं बाहर निकला तो मुझे पता लगा कि दुआ खड़ी है, मैंने किसी से 22,000 रुपये पकड़े। आपको बयान और वो इंटरव्यू याद होगा। लेकिन इस बारे में अदालत के अंदर जो बयान रिकॉर्ड कराया 121 सेक्शन के तहत ज़हीर ने वहाँ पर ये कहा है कि मैं कराची गया और लेकर आया इसको अपने साथ। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन 121 के तहत जो इसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया ज़हीर ने अदालत में, उसने वहाँ पर ये कहा है कि मैं कराची गया और मैं इसको लेकर आया, जबकि ऑन रिकॉर्ड या कैमरे पे वो ये बात कह रहा था कि मुझे तो पता नहीं लगा, मैं सो रहा था। खैर बहुत सारी चीज़ें इससे की जा सकती थी जो नहीं की गई। हमारी शायद उम्मीद लगाना भी गलत है, लेकिन उसको डिस्कस करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुआ ज़रा इस केस का जो मरकज़ी किरदार है, और फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पर या जिन 1-2 प्लेटफॉर्म्स पर वो अपीयर हो रही है, उसको लगता है यहाँ से उसकी शायद दाद रसाई हो जाएगी या उसके हक़ में लोगों का नैरेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगेन सजेस्टेड इज़ कि जर्नलिज्म के तकाज़ों में एक बहुत बड़ा तकाज़ा ये होता है कि आप अपने पॉइंट को अगर फ्लैश आउट करना चाहते हैं तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आते हैं। आप अपना भी यूट्यूब चैनल बना लें, तब भी आपका जो आप हासिल करना चाहते हैं मकसद वो नहीं हो पाएगा। खैर ये एक और डिबेट है, फिर कभी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा इस केस के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखूँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।